नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और लगातार 1 घंटे एक ऐसी पेशकश लेकर आए हैं जहां पर हम बात करने वाले हैं आपकी जेब से जुड़ी कमाई की, खर्च की और साथ ही आपके निवेश की भी। क्योंकि जिस तरह का बाजार दिखाई दे रहा है, भले ही आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से बाजार में निवेश कर रखे हो या पूरे पोर्टफोलियो की अगर हम बात कर लें, किसी बदलाव की ज़रूरत है, पोर्टफोलियो में स्थिरता लाने की ज़रूरत है। निवेश को सुरक्षित रखने की बात हो या रिटर्न बढ़ाने की बात हो, एक रणनीति आपको चाहिए जिसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए और यही वो शो आपको देता है। बेहद खास शो लेकर आए हैं, शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। नए वित्त वर्ष में आपके लिए कौन सी टैक्स रिजीम सही होगी, टैक्स चुने और कैसे चुने सही टैक्स रिजीम बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। कौन सी टैक्स रिजीम में आपको होगा ज्यादा फायदा, इसका आकलन का पूरा क्लासरूम, एक मास्टर क्लास शो में आगे। बाजार में हलचल, ब्याज दरों में कटौती, बैंकों की फिक्स डिपॉजिट ब्याज दरों में हुए बदलाव। अब फिक्स डिपॉजिट में आखिर क्या करें निवेशक? देश के बड़े बैंकों ने अब फिक्स डिपॉजिट पर कमाई कम कर दी है, यानी रेट घटाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब ऐसे में कौन कौन से बैंकों के नाम है शामिल, आप कैसे फिक्स डिपॉजिट अपने लिए सुरक्षित निवेश के लिहाज से कंसिडर कर सकते हैं, बताएंगे आपको शो में आगे। और रिटायरमेंट के बाद इक्विटी में कितना निवेश आपको करना चाहिए, रिटायरमेंट के बाद लखटकिया पेंशन अगर जाना चाहते हैं तो क्या प्लानिंग हो, 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए इक्विटी या बैलेंस एडवांटेज फंड सही है, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। और साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक बैलेंस पोर्टफोलियो। अगर आप भी निवेश को लेके कोई सलाह हमसे चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं, आपके सवाल भले ही किसी म्यूचुअल फंड जुड़े हुए हो या इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड या किसी भी तरह की निवेश रणनीति चाहते हो जो किसी फाइनेंशियल गोल से जुड़ी हुई है, तो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप करें 9619873567 और सोशल मीडिया पर अगर लाइव देख रहे हैं तो यूट्यूब पर अपने सवाल छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए तो शो की शुरुआत बेहद खास मुद्दे के साथ। आपके लिए सही टैक्स रिजीम क्या है? वैसे तो हम सब जानते हैं अधिकतर लोग अब नई टैक्स रिजीम, क्योंकि आपके हाथ में ज़्यादा पैसे बच रहे हैं, उसी को प्रेफर कर रहे हैं। नई टैक्स रिजीम की ओर उनका जाना जो है वो अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो अब तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि आपके लिए कौन सी टैक्स रिजीम सही है, पुरानी या नहीं, तो आज इसका एक आकलन हम आपको पेश करके देंगे। ये प्रक्रिया जो है साल के इसी समय आपको कर लेनी चाहिए ताकि आपके ज़्यादा पैसे ना कटें, अगर और आप कहीं गलत टैक्स रिजीम जो है वो ना सिलेक्ट कर ले। इसका असर आपकी कमाई पर होगा, आपकी बचत पर होगा, आपकी निवेश रणनीति पर भी होगा। तो चलिए, सुधीर कौशिक, को फाउंडर CEO taxspanner.com मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। और ये बात बिल्कुल भी नई नहीं है लोगों के लिए, जहां पर जानकारी के लिहाज से कहा जाए तो नई टैक्स रिजीम का चुनाव अधिकतर लोगों ने कर लिया है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो पुरानी टैक्स रिजीम के तहत पैसे लगाता है। आपसे मेरा सवाल ये है, नई टैक्स रिजीम और पुरानी टैक्स रिजीम, यही वो समय है जब आपको इसका चुनाव करके देना होगा। आप प्रोफेशनल हो या आप सैलरीड इंडिविजुअल हो, अपने HR को, खासतौर से अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो अपने HR को ये जानकारी देनी होगी कि आपको किस तरह का टैक्स रिजीम सिलेक्ट करना है। उसके तहत अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम में है तो आपको डिक्लेरेशन भी दे देनी होगी। ये वो समय है साल का। अब मुझे ये बताइएगा कि मुख्य तौर पर बचत के लिहाज से अगर देखा जाए तो कौन सी रिजीम ज्यादा आकर्षक है? आप कहेंगे कविता वो तो टैक्स स्लैब पर डिपेंड करता है, आपके ऊपर कितने तरह के टैक्स सेविंग बेनिफिट्स आप ले रहे हैं, होम लोन वगैरह आप ले रहे हैं। इन सब के बावजूद भी मुझे बताइए कि बचत एक कंसिडरेशन होनी चाहिए जहां तक टैक्स रिजीम के सिलेक्शन की बात है, या आपके लिए सही क्या है? कितने पैसे आपके हाथ में आ रहे हैं, क्या करना चाहते हैं आप अपने उन पैसों का, किस लिहाज से चुनाव करें टैक्स रिजीम का? कविता, धन्यवाद पहले तो मुझे इस शो में शामिल करने के लिए। और ये एक बहुत अच्छा समय है जहां पर हमें अपनी टैक्स रिजीम, जो कि सरकार ने दोनों रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, दोनों अभी अवेलेबल हैं। जब ये ओल्ड
टैक्स रिजीम पे जितनी भी बात की जा रही है कि भाई ये शायद रहेगी नहीं रहेगी या कम लोग ले रहे हैं, तो अच्छी चीजों में कभी कभी ऐसे सोचना चाहिए कि कम समय के लिए है, कम लोगों के लिए है। तो 12 लाख तक के लोगों को कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि उनके लिए तो न्यू टैक्स रिजीम में कोई टैक्स है ही नहीं। तो इसलिए उसके ऊपर वाले जो 13 के आसपास आ रहे हैं वो लोग ध्यान से देखें कहीं, क्योंकि जैसे ही आप 12 लाख से ऊपर जाते हैं तो थोड़ा मार्जिनल रिलीफ तो मिलता है, लेकिन 13 लाख पे जब आप आ जाते हैं तो वो सारी 12 लाख की जो टैक्स की रिबेट मिली है वो सब चली जाती है और आपका टैक्स बढ़ जाता है काफी। तो एक तो ये जो 13 नंबर है वैसे ही खतरनाक होता था, पहले भी इसको अनलकी बोलते थे। जो लोग इसको छू रहे हैं सिर्फ सैलरी नहीं, अदर इनकम मिला के, चाहे इंटरेस्ट की इनकम है, चाहे कोई और इनकम है उनके पास, कैपिटल गेन की है या कोई प्रॉपर्टी सेल की है, कुछ आपने कोई और कमीशन इनकम भी है साथ में, कई बार होती है। तो अपनी टोटल आय, टोटल जो इनकम है उसके हिसाब से टैक्स रिजीम चुनना है, सिर्फ सैलरी इनकम पे नहीं करना है। और दूसरी बात, अगर आप चुनाव नहीं करोगे तो ये न्यू टैक्स रिजीम बाय डिफॉल्ट है और ये एम्प्लॉयर के पास चेंज करने का मौका नहीं होगा। हालांकि आप रिटर्न फाइल करते समय कर सकते हो, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि आपको जो ओल्ड टैक्स रिजीम में एम्प्लॉयर से बेनिफिट मिलने होते हैं वो नहीं मिलते हैं। तो एज ए प्रोफेशनल हम रिकमेंड करते हैं कि जो भी 13 लाख से ऊपर हैं उनके लिए वो ओल्ड टैक्स रिजीम अभी तो डिक्लेयर कर दें। और वो क्यों कर दें? क्योंकि जो पैसा आप सरकार को टैक्स के रूप में दे देते हो वो पैसा आपको वापस किसी तरह से नहीं मिलता। अभी नई कुछ स्कीमें ला रही है सरकार, ज्यादातर वो पैसा सरकार दूसरे खर्चों पर, दूसरे लोगों के लिए ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है। लेकिन अगर उसी पैसे को आप कुछ परक्विजिट्स, कुछ एग्जेम्पशंस, कुछ डिडक्शन जो कि पूरी तरह से आपके परिवार के लिए, आपके लिए बनी है, वो यूज करके टैक्स बचाते हो, तो वो टैक्स चोरी नहीं है, वो टैक्स अवॉइडेंस है। उसको हम टैक्स प्लानिंग कहते हैं कि सरकार ने ऐसे नियम बनाए हैं कि मैं अगर घर लूंगा तो मेरे को घर के लोन के अगेंस्ट में जो इंटरेस्ट है उसकी भी छूट मिलेगी, प्रिंसिपल अमाउंट की भी मिलेगी एटीसी में। मैं अपने घर में बीमा कराऊंगा कि कल को मुझे ही कुछ हो गया तो पैसा आएगा कहां से? उस पैसे के लिए भी मुझे एटीसी में रिबेट मिलती है। अगर मैंने कोई मेडिकल कराया एटीडी में मिलती है। ये सब न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है। तो कई बार लुभावनी चीजें क्या है, लोअर स्लैब रेट लग रहा है कि 5%, 10%, 15% टैक्स है। भाई टैक्स तो है ना, जबकि ओल्ड इज गोल्ड जिसे कहते हैं उसके अंदर 25 लाख तक जीरो टैक्स हो सकता है। हाँ, एक उसमें एफर्ट ज्यादा है। जैसे अगर मुझे 100 साल की जिंदगी हेल्दी बितानी है तो मुझे एक्सरसाइज ज्यादा करनी पड़ेगी, मुझे अपने खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे सोने का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपनी हैबिट्स को चेंज करना आसान तो नहीं होता, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होता। जब हम जिम जाने लगते हैं तो रोज हमारा शरीर उस एक्सरसाइज के लिए करता है, या वॉक करने के लिए जाना चाहते हैं, उसी से हमारी फिटनेस आती है। ये पैसा आप अपनी मेहनत का समझते हो तो इसको रोकने की कोशिश करो। आप में आई हुई लक्ष्मी को हम यूं बिल्कुल। ही जाने देते हैं। टैक्स के लिए जी। कोई पढ़ाई नहीं करना चाहता, बिल्कुल। क्योंकि 20 साल पढ़ते हाँ। हैं कमाने के लिए, उसको बचाने के लिए बिल्कुल। कितना पढ़ते हैं लोग? 30-30% बिल्कुल सही कह जाते रहे हैं आप। और इसीलिए इसीलिए अपने खर्चों को और जिस तरह से आपको प्लानिंग करनी है, भले ही वो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से आप उस टैक्स सेविंग को एक उसका हिस्सा बनाना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। नई टैक्स रिजीम पर भी ये बात जाती है, बिकॉज भले ही आपके हाथ में बहुत पैसे आ रहे हों, वो अब आप पर निर्भर है कि आप कितने अनुशासित तरीके से, कितने डिसिप्लिन तरीके से उसको निवेश भी करते हैं। बिकॉज ओल्ड टैक्स रिजीम भले ही फोर्स्ड सेविंग, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बचत की एक आदत दे रहा था। सुधीर जी, सवाल आपसे मुझे ये है कि हम 12 लाख की आय जिस पर टैक्स नहीं लगेगा उसकी बात कर रहे हैं, इसका गणित क्या है, इसका आकलन कैसे किया जाए? बिकॉज जब इसका ऐलान हुआ था उसके बाद भी इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन था। तो हम जब कह रहे हैं कि 12 लाख की आय तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसका आकलन बताइए कि कैसे समझा जाए। तो इनकम के 5 हेड होते हैं। सैलरी इनकम है हमारी, अगर मैं कोई बिजनेस में, परिवार में कहीं पर कोई पार्टनरशिप फर्म या कोई प्रोप्राइटरशिप मेरे घर में चल रही है, उससे जो बिजनेस इनकम है। तीसरे, या मेरी कोई एजेंसी कमीशन वगैरह आती है, कई बार लोग ये एलआईसी वगैरह की एजेंसी या कोई अर्बन क्लैब पे भी कुछ काम करते हैं, आजकल उसको गिग वर्कर कहते हैं। वो जो 2 सोर्स है, सारे सोर्सेज की इनकम, तो वो बिजनेस इनकम में आएगी उस तरह की। अगर मैंने कोई पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और सेल परचेज कर रहा हूं तो मेरी कैपिटल गेन की इनकम आएगी। चौथा आएगी मेरी अदर सोर्स की इनकम, जो उसमें कि मैंने कोई अगर इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, जो मैंने पैसा रखा हुआ है। तो ये जो इनकम है, इनके अलावा मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है, जैसे मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है या कोई शॉप है उसका रेंट आता है। ये जब पांचों इनकम मिल जाती हैं और अगर ये 4 लाख से ज्यादा है
तो आपको एक तो मैंडेटरी है रिटर्न फाइल करना। कुछ लोगों को नोटिस आना शुरू हो गया है और ये बहुत सारे लोगों को आने वाला है। आने वाले कुछ सालों में आप देखोगे कि डिफॉल्टर्स हैं, क्योंकि लोग एज्यूम कर रहे हैं कि अगर मेरा टैक्स काट लिया मेरे एम्प्लॉयर ने, मुझे टैक्स नहीं देना तो रिटर्न भी फाइल नहीं करनी है। ऐसा नहीं है, कानून यही है। और लोग 5,000 रुपए की लेट फीस जमा कराएंगे, ये देखना अभी होने वाला है। कुछ लोगों को अभी नोटिस आ रहे हैं जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किए। तो 4 लाख से अबव एक तो रिटर्न फाइल करनी जरूरी है, चाहे आपकी 4.5 लाख है, 4.25 लाख है, आपको रिटर्न तो मैंडेटरी है। अभी बहुत लोग नहीं करते हैं। दूसरा, 12 लाख की जो है वहां तक जीरो टैक्स है, लेकिन 12 लाख के बाद जैसे ही टैक्स लगता है तो उसको एक मार्जिनल रिलीफ कहते हैं। तो हम इसलिए 13 लाख को कहते हैं कि 13 लाख को अगर आप टच कर रहे हो तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम की तरफ देखना चाहिए। वहां से कंपैरिजन शुरू होता है। और जैसे मैंने बताया, 25 लाख तक हम परक्विजिट्स, जिसमें कार लीज या मील कूपन, गिफ्ट, इस तरह के कुछ जो बुक्स एंड पीरियडिकल्स हैं, ऐसी हेल्थ एंड वेलनेस है, इनके थ्रू हम अपना टैक्स बचाते हैं। और ये काम हमारी कंपनी करती है, एम्प्लॉयर के साथ मिलकर के सैलरी स्ट्रक्चर ठीक करते हैं और इसी तरह एम्प्लॉय को गाइड करते हैं कि भाई आप अपना टेक होम बढ़ाइए। टेक होम का मतलब वो नहीं जो बैंक में आया, जो मैंने इन्वेस्ट कर दिया मुझे फ्यूचर में भी एक्यूमुलेट होकर मिलेगा, वो भी मेरा टेक होम है। लेकिन टैक्स में चला गया तो वो मेरा टेक होम नहीं है। लोग क्या समझते हैं कि जो मेरे बैंक में आ जा रहा है, सारा पैसा आप आज खा लोगे तो जो 30 साल नहीं कमाना है, लगभग 55 साल से 85 साल की उम्र के बीच में जब खर्चा होगा। अभी 2 साल के ही जब कोविड का टाइम था तो लोग परेशान हो गए थे कि हमारे काम नहीं है, अब हम क्या करें हैं। वो वहां से सबक लें कि मेरे पास 20-25 साल रिटायरमेंट के आने हैं जब इनकम नहीं होगी। तो ये कॉर्पस को बढ़ाने के तरीके हैं। अगर मैंने घर खरीदा है तो 20 साल बाद वो मेरे को हो जाएगा ना 10 गुना 20 गुना जब भी है, लेकिन वो डिसिप्लिन और फोर्स्ड इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, लोग क्या करते हैं कि पहले खर्चा करते हैं फिर सेविंग के लिए अमाउंट बचता नहीं है। ये जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस है, अच्छा घड़ी, अच्छा फोन, सब कुछ लेना चाहते हैं, हर चीज जो दूसरे के पास है, ये बैड हैबिट्स हैं। और कंजम्पशन की स्टोरी सरकार के लिए अच्छी होगी, पर आपके घर के लिए क्या अच्छा है, ये तो एक बार फाइनेंशियल गोल तो देखो कि आपके घर में जरूरत क्या है। बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ा है आपने, नहीं जोड़ा है तो एक अच्छी यूलिप भी ले सकते हो और उससे टैक्स सेविंग भी होती है, प्लस वो बच्चे के लिए पैसा भी बनता है। तो ये ओल्ड एब्सोल्युटली। टैक्स पॉसिबल है, ये न्यू में नहीं है। बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए, बहुत सारे काम के बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपने तो यहाँ पर गोल बेस्ड प्लानिंग के हिसाब से आप कैसे ओल्ड टैक्स रिजीम में जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसको आप अलाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद रिटायरमेंट का भी एक बहुत बड़ा गोल है, जिसके तहत आपको एनपीएस में कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एटीसी और एटीसीसी डी के तहत जो है आपको अतिरिक्त 50,000 का एक फ़ायदा भी मिलता है। हालांकि न्यू टैक्स रिजीम में भी आपको एम्प्लॉयर बेनिफिट पे अगर देखा जाए तो फ़ायदा मिलता है, लेकिन आप जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उसका बेनिफिट आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलेगा। अब जो नई टैक्स रिजीम वाले हैं उनके लिए तो बात बहुत आसान है सुधीर जी, के वो चयन कर ले। बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन होता ही है, तो आपको बदलाव करने की जरूरत नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको सुनिश्चित करना है कि आप कैसे अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए निवेश करेंगे। तो उनकी तो बात हम नहीं कर रहे हैं जिन्होंने नई टैक्स रिजीम में जो है अपना सिलेक्शन कर रखा है। हाँ, अगर आपको मुश्किल पड़ रहा है निवेश करना, सुधीर जी, अगर उन्हें मुश्किल पड़ रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग में आगे बढ़ना, तब चाहे तो वो ओल्ड टैक्स रिजीम में वापस आ सकते हैं। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम, और खासतौर से अगर मैं सैलरी क्लास को मुख्य तौर पे यहाँ पर फोकस में लाना चाहूँ सुधीर जी, और वो भी तो सबसे बड़ा तबका है जो यूजुअली हम देखते हैं, जिसको हम टिपिकल मिडिल क्लास भी कहते हैं, उनके लिए इस तरह की रियायतें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और सबसे ज़्यादा होम लोन पर जो एक फ़ायदा मिलता है, कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी वजह के लिए बन गई है कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम में रुकना चाहते हैं। क्या सिनेरियो हो कि वो इस बेनिफिट को पास ऑन करके न्यू टैक्स रिजीम में अगर जाना चाहें तो? नहीं, देखो, अगर आप पास अपने घर के लिए लोन लेना है और एक किराए के लिए, किराए एडजस्ट होने वाला 2 लाख का बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर मुझे किराए पे घर लेना है और अपना घर में मैं रहता हूं जिसके अगेंस्ट में लोन नहीं है, तो वो पॉसिबल है, वो उसके लिए न्यू रिजिम भी ठीक है। लेकिन हमारी सलाह ये है कि आप घर को ना वेल्थ क्रिएटर समझें। उस घर में रहने के लिए सलाह हम ओल्ड रिजिम में भी नहीं देते हैं, उसके लिए हम एचआरए में मतलब रेंट पे रहने की सलाह देते हैं, ताकि आप एचआरए का एग्जम्पशन भी क्लेम करो और वो जो घर है उसे रेंट पे देके उसकी रेंट की टैक्स फ्री इनकम भी लो, क्योंकि उससे वेल्थ क्रिएट होती है। आप 20 ईयर्स में अपने जो सीटीसी का, जिसे कहते हैं हम 20 टाइम्स, अगर मेरी सीटीसी आज 20 लाख है तो मैं 4 करोड़ का घर बना सकता हूं 20 साल में, और वो लगभग मेरा कोई पैसा नहीं लगता है। इससे कर से घर मतलब टैक्स फ्री, मतलब सारा का सारा पैसा मैं टैक्स से डाइवर्ट कर रहा हूं। इस तरह का मैथ है, कैलकुलेशन है। तो लोग कैलकुलेटर के पास जाएंगे
तो अपने मन चाहे सवाल पूछते हैं। आप डॉक्टर जब आपसे सवाल पूछता है तो वो आपसे मन चाहे सवाल नहीं, वो जरूरी आपकी हेल्थ के लिए। ऐसे एक टैक्स एक्सपर्ट आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए जो जरूरी है वो पूछता है, इसका क्या करोगे, बच्चे की एजुकेशन का क्या है। क्योंकि एजुकेशन लोन, सपोज मेरी एज अभी 50 साल है, 55 साल है, तो मेरे बच्चे जरूर पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं और हम भी भेजना चाहते हैं। वो एजुकेशन लोन लेकर के काफी टैक्स सेव कर सकते हैं, अनलिमिटेड डिडक्शन है, मैंने लिए अपने बच्चों के लिए। और अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं जहां पर आपको 15-16%, 12% की रिटर्न मिलती है। तो ये टैक्स प्लानिंग क्या होता है, आर्बिट्रेज है कि मेरे को लोन मिल रहा है, होम लोन 8% पे 30% टैक्स की छूट है, तो 30% कम करने के बाद 5-6% की कॉस्ट आती है, मेरा घर 10-12% बढ़ता है। सीधा सीधा 5-6%, अगर मैं इसको फायदे को जोड़ूंगा अगले 20 साल, तो ये एक तरह से मेरे पास पैसिव इनकम हो जाती है और कंपलसरी ये इनकम हो जाती है सेविंग। अदरवाइज मैं जोड़ूंगा, करूंगा, घर लूंगा, आप उसमें रहने के लिए मत लो, ड्रीम होम ड्रीम में ही रहने दो। ये वेल्थ क्रिएटर समझें इसको। और किराए के घर पे रहने से आप एचआरए भी क्लेम कर सकते हो, ऑफिस के पास रहोगे तो हेल्थ के लिए, पैसे बचाने के लिए सब कुछ अच्छा है। तो असल में जो अच्छी चीजें हैं उसे करने के लिए थोड़ा सा ना अपने इमोशन को, अपने बिहेवियर को चेंज करना जरूरी होता है। हम तो ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करोगे तो पैर पे कुल्हाड़ी और पैसे पे कुल्हाड़ी, आप अपने मारोगे ही मारोगे। अगर हम अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करते हैं तभी हमारी हेल्थ, तभी हमारी एजुकेशन, तभी हमारी सोसाइटी बेटर होती है। और इससे अवॉइड करने से आप 10 साल ज्यादा काम करके भी उतना पैसा नहीं बचा पाओगे, क्योंकि वो जब आप पैसा बचाओगे वो भी गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारी एक्सपायरी डेट तो कल का भी नहीं है भरोसा। तो बिल्कुल जो सही पैसा कह रहे हैं आप आप, आज, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, जो आज आप कमा रहे हैं उसको सही तरीके से निवेश करना भी आप ही की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप ही के ही फाइनेंशियल गोल्स हैं और लाइफ स्टेजेस में आप ही को आगे भी बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, आपने समय निकाला आसान भाषा में ये जो बहुत बड़ी गुत्थी है या समस्या लोगों को जो फिलहाल लग रही हो कि कौन सा टैक्स रिजीम उनके लिए सही है, उनको आपने सलाह दी, मार्गदर्शन दिया। और